हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। हम लोग फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी मशीन वाली प्लेलिस्ट पर हैं एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ डीसी मशीन्स, जहां पर हम डीसी जनरेटर डिस्कस करेंगे। वील बी डिस्कसिंग द वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वील बी डिस्कसिंग द ईएमएफ इक्वेशन एंड द टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो अगर आप फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो एंड यू वांट द कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर एंटायर सब्जेक्ट, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर। देखिए, किसी भी डीसी मशीन के 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाज योक और मेटल फ्रेम, then you have pole shoe, pole core, then you had field windings, then you had armature conductor, armature windings, और फिर आपके पास था commutator and brushes। ये पांचों चीजें मशीन में कॉमन है, चाहे जनरेटर पढ़ रहे हो चाहे आप मोटर पढ़ रहे हो। चलो, जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नथिंग बट फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार आपको ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, बट आपको नहीं पढ़नी है। जब कोई कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, उसको कट करता है और इस कटिंग की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है। अब देखो जनरेटर में काम क्या है। जनरेटर से हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। दैट मींस हमें एक्सटर्नली मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, आर्मेचर को मूव करा के, और आउटपुट पे क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर बेसिक भाषा में बोला जाए तो भी कन्वेंशनल जनरेटर्स काम क्या करते थे, बिजली जनरेट करते थे। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है। ठीक, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा, FBI, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में भी। अब किसी भी डीसी जनरेटर में, रादर किसी भी मशीन में दो पार्ट होंगे, एक स्टेशनरी पार्ट जिसको हम स्टेटर बोलेंगे, एक रोटेटिंग पार्ट जिसको हम रोटर बोलेंगे। स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग बंधी होंगी जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स या मेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। रोटर पे आपका आर्मेचर होता है, रोटर मूव करता है, इसका मतलब आर्मेचर भी मूव करेगा। जब आर्मेचर मूव करेगा तो फील्ड वाइंडिंग ने जो फ्लक्स क्रिएट किया था, आर्मेचर उस फ्लक्स को काटेगा। जब आर्मेचर उस फ्लक्स को काटेगा तो फैराडे लॉ के हिसाब से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये चीज बहुत ही सिंपल तरीके से इस डायग्राम में एक्सप्लेन है। देखिए, ये आपका आर्मेचर है। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्मेचर होगा वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड होगा, सब कुछ एक शैफ्ट पे बंधा होगा। यहां पर आपने नॉर्थ और साउथ पोल रखे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ये क्या करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। अब यहां पर एक शैफ्ट या हैंडल होता है जिससे आप इस आर्मेचर को मूव करा देते हो। जब ये आर्मेचर मूव करता है तो ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। जब ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर आपने आउटपुट पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया है तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है जिससे हम किसी भी डीसी जनरेटर की वर्किंग को समझ सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटर। भाई, रोटर पे आर्मेचर है और आर्मेचर के मूव करने पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इस क्लास में और डीसी मशीन के पूरे एनालिसिस में हम आर्मेचर को भाई ऐसे तो बनाएंगे नहीं, आर्मेचर को हम हमेशा ऐसे दिखाएंगे। मैं आपको एक इक्विवेलेंट डायग्राम दिखा देता हूं आर्मेचर का। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आर्मेचर। अब आर्मेचर पे वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आरए बोलेंगे। ईजी विल बी द इनपुट, राइट, और आर्मेचर पे जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे आईए। कई जगह आपको आरए दिखाई नहीं देगा, अलग से डायग्राम में नहीं बना होगा, डायग्राम सीधा सा ऐसे बना होगा, सिंपल।
और हम कहेंगे बार बार कि ये हमारा आर्मेचर है। लेकिन जब कभी भी इस डायग्राम में केवीएल लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा हम आरए को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जब कभी भी हम आर्मेचर दिखाएंगे तो हम इसी सर्किट डायग्राम से आर्मेचर दिखाएंगे, नो मैटर व्हाट। ऐसे ही जब कभी भी मुझे फील्ड वाइंडिंग दिखानी होगी तो मैं फील्ड वाइंडिंग ऐसे दिखाऊंगा। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर फील्ड वाइंडिंग को रेजिस्टेंस की तरह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंडक्टर में ही जनरेट होती है ना। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हो तो कैपेसिटर में स्टोर होती है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हो तो वो इंडक्टर में स्टोर होती है। बेसिक सर्किट एलिमेंट पहला लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का, वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं, ये मैं बार बार यूज करूंगा। देखिए एक चीज और, अगर आपको केवीएल लगाना या केसीएल लगाना नहीं आता है तो एक बार केवीएल केसीएल का लेक्चर रिवाइज कर लो, क्योंकि ये दोनों चीजें बार बार यूज होंगी। ठीक, तो नहीं आएगा तो आपको ये चीजें परेशान करेंगी। चलो, दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी जनरेटर। कोई सीधी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। चलो अब बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की। देखिए डीसी जनरेटर की ईएमएफ, देखिए जनरेटर में हम ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे, मोटर में हम टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे। तो अभी ये लेक्चर जनरेटर का है तो जनरेटर की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बोल दिया कि पी पोल्स हैं जनरेटर में, और ध्यान दीजिएगा पर पोल फ्लक्स है 5। देखिए टोटल पोल है 5 और फ्लक्स पर पोल है 5, तो टोटल कितना फ्लक्स जनरेट हुआ? टोटल फ्लक्स 5, टोटल कितना आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी P इंटू 5, यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक, N मैंने बोल दिया है स्पीड इन आरपीएम। स्पीड इन आरपीएम का मतलब हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यहां पे पर मिनट रेवोल्यूशन है, इसका मतलब N रेवोल्यूशन करने में ये 1 मिनट ले रहा है या 60 सेकेंड्स ले रहा है। ठीक, तो एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? N रेवोल्यूशन करने में 60 सेकेंड ले रहा है, तो एक रेवोल्यूशन करने में 60/N टाइम लगेगा। इस चीज में भी बिल्कुल क्लियर है। अब फराडे का सेकेंड लॉ कहता है दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। इनफैक्ट जो करेक्ट और प्रॉपर लॉ है वो कहता है E इज इक्वल टू -N d∅dt। यहां पर जो नेगेटिव साइन है उसको लेंज ने समझाया है बाय यूजिंग लेंज लॉ। ठीक, अब व्हाट इज d∅? d∅ इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मैंने कितना निकाला है? P∅। व्हाट इज dt? टाइम टेकन। टाइम टेकन मैंने कितना निकाला है? 60/N। तो जो ईएमएफ इंड्यूस निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा? P∅ डिवाइडेड बाई 60/N। इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन। ओके, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? फाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक, A पैरेलल पाथ में टोटल कितने कंडक्टर्स हैं? Z। तो एक कंडक्टर टोटल Z/A पाथ कर रहा है, इसीलिए Z/A से मल्टीप्लाइड भी है। फाइन, तो ये बिल्कुल याद रख लो, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर इज 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। फाइन, दो टर्म्स हैं इसमें जो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था A की दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर लैप वाइंडिंग है तो 2 आएगी, अगर सेकेंड टाइप की वाइंडिंग है तो P आएगी। लैप वाउंड एंड वेव वाउंड, ये है आपका लास्ट लेक्चर। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। एक है आपकी वेव वाइंडिंग, एक है आपकी लैप वाइंडिंग। अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 आएगा, लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वेव वाइंडिंग के लिए आएगा। वेव वाइंडिंग के लिए A की वैल्यू 2 और लैप वाइंडिंग के लिए A की वैल्यू P, वेयर P इज द नंबर ऑफ पोल्स। राइट, ईएमएफ इक्वेशन सिंपल है, बहुत इजी है। अब बात करते हैं डीसी मशीन्स के क्लासिफिकेशन के लिए। देखिए मैंने यहां पर नोट पर लिख दिया है, चाहे डीसी मोटर पढ़िए चाहे डीसी जनरेटर पढ़िए, क्लासिफिकेशन सेम है। राइट, अब
क्राइटेरिया क्या है, मैं किसी भी डीसी मशीन को किस बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा? तो देखो, किसी भी डीसी मशीन के ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेन फ्लक्स, जो कहां से जनरेट हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग से। फील्ड वाइंडिंग कहां पे कहां पर बंधी हुई है? पोल कोर पे। देखो सारी चीजें कनेक्टेड है, राइट? लास्ट क्लास में मैंने बताया था पोल कोर पर फील्ड वाइंडिंग बंधी हुई है। जब आप फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो कराएंगे तो फ्लक्स जनरेट होगा, उसी फ्लक्स को आर्मेचर काटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और आपका जनरेटर या मोटर चलेगा। ठीक, अब फील्ड वाइंडिंग में आप करंट कैसे क्रिएट कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड एक्साइटेशन। मतलब आप किस तरीके से करंट को जनरेट कर रहे हो। तो बेस्ड ऑन दी एक्साइटेशन हम डीसी मशीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। अब सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है? आप फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक सेपरेट डीसी सोर्स रखते हो। आप देख रहे हो, दिस इज अ सेपरेट डीसी सोर्स टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग्स। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में machine itself excites the field windings. ओके, तो दो क्लासिफिकेशन हुए, एक सेपरेटली एक्साइटेड जिसमें आप फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देके मशीन को एक्साइट करते हो, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जिसमें मशीन खुद ही एक्साइट होती है। अब सेल्फ एक्साइटेड को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है सीरीज वाउंड, दूसरा होता है शंट वाउंड और तीसरा होता है आपका कंपाउंड वाउंड। अब सीरीज वाउंड में क्या करते हैं? हम सीरीज में एक फैसिलिटी लगाते हैं। शंट वाउंड में हम क्या करते हैं? हम आर्मेचर के पैरेलल में एक सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं, राइट? अभी हम ये सारी चीजें अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। कंपाउंड वाउंड दो तरीके का होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में आपका जो सीरीज वाइंडिंग लगा है, आपका जो शंट वाउंड लगा है आरएसएच, यहां पर आरएससी होता है, यहां पर आरएसएच होता है। शंट वाउंड में हम शंट में एक वाइंडिंग लगाकर एक्साइट करते हैं अपनी मशीन को, राइट? तो लॉन्ग शंट में आपने जो शंट लगाया है वो सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में होता है। लॉन्ग शंट, ज्यादा पैरेलल, मतलब दोनों के पैरेलल। याद रखने का सीधा तरीका, आर्मेचर के भी पैरेलल और सीरीज वाइंडिंग के भी पैरेलल, ये हुआ लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट में क्या होता है? आपका जो शंट वाला वाइंडिंग है आरएसएच, ये केवल आर्मेचर के पैरेलल होता है, सीरीज वाइंडिंग सेपरेट रहती है। तो आरएससी अलग रहता है और आरएसएच ईजी के पैरेलल होता है। ये सब ईजी है, अगर ईजी है तो आरए भी होगा। अभी मैंने आपको बताया, बना नहीं है यहां, बट ये डायग्राम यहां पर एप्लीकेबल है। एक आरए होगा, जब हम केवीएल लगाएंगे तो हम इस आरए का बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? आई गेस क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि हम एक्साइट कैसे कर रहे हैं। दो तरीके से एक्साइट करते हैं, सेपरेटली और सेल्फ। सेल्फ में हम तीन तरीके से करते हैं, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। सीरीज में हम क्या लगाते हैं? आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग लगाते हैं। शंट में हम क्या करते हैं? आर्मेचर के पैरेलल में एक वाइंडिंग लगाते हैं। कंपाउंड में हम सीरीज और पैरेलल दोनों वाइंडिंग लगाते हैं। लॉन्ग शंट में पैरेलल वाला दोनों के पैरेलल होता है और शॉर्ट शंट में पैरेलल वाला केवल आर्मेचर के पैरेलल होता है। ठीक, अब दो तरीके के केसेस बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। एक आता है क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग, एक आता है डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग में क्या होता है? जब आपका सीरीज वाला फ्लक्स असिस्ट द शंट फ्लक्स। असिस्ट मतलब ये उसकी हेल्प करता है। आप जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी उसी डायरेक्शन में करंट आपने फ्लो कराया है जैसा शंट में कराया है। इसका मतलब जो दोनों फ्लक्स बनेंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग होता है। यहां पर ध्यान से देखिए,
सीरीज वाइंडिंग में करंट इधर जा रहा है, शंट वाइंडिंग में इधर जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा केस है तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। ये दो तरीके यूज होते हैं, किसमें? कंपाउंड वाइंडिंग में। क्यों? क्योंकि कंपाउंड वाइंडिंग में सीरीज भी है, शंट भी है। जब सीरीज शंट को सपोर्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव। जब सीरीज शंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको अपोज कर रहा है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब सारे डीसी मशीन्स को या सारे डीसी जनरेटर्स को हम सेपरेटली एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहला डायग्राम है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपने एक सेपरेट फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है, राइट? अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊं इस आर्म में तो सबसे पहले क्या आएगा? ईजी। इसके अलावा आर्मेचर में करंट है आईए, आर्मेचर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा आरए, कोई डाउट इसमें? इज इक्वल टू वी। सो दिस विल बी माई इक्वेशन, माई केवीएल इक्वेशन फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। केवीएल लगाना अगर नहीं आता है बेटा तो एक बार फिर से जरूर देख लेना, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में केवीएल लगेगा। बहुत अच्छा लेक्चर है केवीएल एंड केसीएल नाम से, उसको देखिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। एक बार छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं। हमेशा कोशिश करते हैं कि करंट के डायरेक्शन में चलें, और करंट के डायरेक्शन में अगर राइज होता है तो पॉजिटिव, अगर फॉल होता है तो नेगेटिव। तो इस लूप में मैंने केवीएल लगाया है एंड दिस इज द इक्वेशन दैट आई गेट। बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन विद रिवर्स साइन मुझे मोटर में भी मिलेगी, राइट? तो दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फाइन। अब बात करते हैं शंट वाउंड डीसी जनरेटर। शंट वाउंड डीसी जनरेटर में क्या होता है आप ध्यान से देखिए। आपने आरएसएच एक शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है आर्मेचर के पैरेलल में। अब यहां पर भी आरए दिख नहीं रहा है लेकिन आरए है। ओके, आरए दिख नहीं रहा है लेकिन आरए है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? आई होप समझ में आ रही है। ठीक, चलो अब अगर मैं इस पॉइंट पर केसीएल लगा दूं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आईए की वैल्यू है आईएसएच प्लस आईएल, राइट? इट इज आईएसएच प्लस आईएल। फाइन। अच्छा, अब मैं केवीएल लगा दूं अपने नॉर्मल आर्म में। इस आर्म में क्यों इस आर्म में लगा रहा हूं? क्योंकि मेरे को आउटपुट वोल्टेज लोड पे यहां दिया है। तो इक्वेशन कितनी आएगी बेटा? इक्वेशन आएगी ईजी माइनस आईए आरए इज इक्वल टू वी। लेकिन आईए की जगह अब की बार मैं क्या पुट कर दूंगा? ईजी माइनस आईएसएच प्लस आईएल इज इक्वल टू वी। सो दिस विल बी माई इक्वेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गई आपकी शंट वाउंड के केस में इक्वेशन। बाकी ऐसा नहीं है कि सारे इक्वेशन इसी इक्वेशन से होंगे। आपको जब न्यूमेरिकल दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पर केवीएल या केसीएल लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। फाइन। अगला आता है आपका सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर। अब सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर में आप क्लियरली देख सकते हो आपने एक आर एस ई एक सीरीज में वाइंडिंग लगा रखी है। अच्छा, अगर आपने सीरीज में वाइंडिंग लगाई है तो ऐसा तो नहीं है कि शंट में नहीं होगी, सॉरी आर्मेचर में सीरीज रेजिस्टेंस नहीं होगा। आर्मेचर में सीरीज रेजिस्टेंस अभी भी है। इस डायग्राम को देख के हमें एक चीज क्लियर हो रही है। देखिए, जो आपका आर्मेचर करंट है वही आईएससी है और वही आपका आईएल है। ठीक है, देखिए यहां पर आईएससी लिखा है, हम सीरीज वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो मैं इसको हल्का सा चेंज करके आईएसई कर देता हूं। ठीक है, ताकि मुझे सीरीज और शंट में कंफ्यूजन ना हो। तो सीरीज वाउंड में मैं करंट को आईएसई कर देता हूं, तो मैं इसको भी आईएसई कर देता हूं। अब अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो कैसा आएगा? ईजी माइनस आईएआरए माइनस आईएसई आरएसई इज इक्वल टू वी। ठीक, अब आईए और आईएसई तो सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ईजी माइनस आईए, दिस इज आर ए प्लस आर एस ई इज इक्वल टू वी। तो ये मेरी वर्किंग इक्वेशन हो जाएगी।
जहां पर रिक्वायर्ड होगा मैं वैल्यू पुट करके जो भी टर्म मेरे को निकालना है वो मैं निकाल सकता हूं। देखिए याद नहीं करना है, केवल केवीएल लगाना सीखना है। अगर केवीएल लगाना आ गया तो सारा काम हो जाएगा। फाइन। चलो अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड में मैंने आपको बताया था दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक शॉर्ट शंट, एक है लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट में क्या होता है, इसको मैं ISE कर देता हूं, सीरीज को मैं ISE कर देता हूं। अगेन शॉर्ट शंट में क्या होगा, शॉर्ट शंट में आपका जो शंट रेजिस्टेंस है वो केवल आर्मेचर के पैरेलल है, सीरीज के पैरेलल नहीं है। अब बेटा यहां पर देखो मुझे दो बार केवीएल लगाना पड़ेगा, एक बार यहां पर, इसको बोल देता हूं लूप 1, एक बार यहां पे लगाऊंगा, इसको बोल देता हूं लूप 2। मैं दो लूप्स में अलग अलग केवीएल लगाऊंगा। सबसे पहले मैं लूप 1 में केवीएल लगाता हूं। देखिए EG आएगा माइनस से प्लस, माइनस IARA तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साथ में आपके पास एक सीरीज लगा हुआ है तो माइनस ISE इंटू RSE आएगा इज इक्वल टू V। ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन से मैं EG माइनस IARA इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। इसकी वैल्यू मेरी आ रही है V प्लस ISE इंटू RSE। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने कहां पे लगाई है, लूप 1 में केवीएल लगाया है तो मुझे ये इक्वेशन मिली है। ठीक है, अब लूप 2 में केवीएल लगाते हैं। ये मैंने लगाया लूप 1 में। जब मैं लूप 2 में केवीएल लगाऊंगा बेटा तब क्या आएगा, EG माइनस IARA, ये तो कॉमन आएगा, EG माइनस IARA ये तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या आएगा, माइनस ISH इंटू RSH, माइनस ISH इंटू RSH। कोई वोल्टेज तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा। इसको मैं RSH बोल दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा RSE था सीरीज वाला, ये मेरा शंट वाला RSH। ठीक है, अब यहां से जरा देखो, मैं लिख सकता हूं EG माइनस IARA इज इक्वल टू ISH इंटू RSH। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 2 में रख दो EG माइनस IARA की, तो ये हो जाएगा V प्लस ISE इंटू RSE विल बी इक्वल टू ISH इंटू RSH। तो अगर आपको शंट का करंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, V प्लस ISE इंटू RSE डिवाइडेड बाई RSH। मैं स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला इसलिए डिराइव कर रहा हूं क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें सीधे सीधे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द शंट, राइट। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए डिराइव कर दिया है। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, लॉन्ग शंट। अब लॉन्ग शंट में खास बात क्या थी, आपका जो शंट रेजिस्टेंस था RSH, ये सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर इन दोनों के पैरेलल था। ठीक, अब सबसे पहले इसको मैं ISE कर देता हूं क्योंकि हर जगह मैं ISE कर रहा हूं। सबसे पहले आपको डायग्राम देख के एक बात पता चल रही है, जो IA है वही तो ISE है। देखिए जो IA है वही तो ISE है भाई, सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज क्या पता चल रही है, अगर मैं यहां पर KCL लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, IA इज इक्वल टू ISH प्लस वो करंट जो लोड में जा रही है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, पैरेलल में वोल्टेज बेटा हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब जो वोल्टेज इस पे है वही वोल्टेज इस पे है, वही वोल्टेज इस पे है होगा। इसका वोल्टेज मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, VSH इज इक्वल टू ISH इंटू RSH निकाल सकता हूं। यह वोल्टेज निकालना तो बहुत आसान है। क्या यही वोल्टेज हर जगह नहीं होगा, क्या मैं यहां से ISH का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं। ISH का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, VSH आ जाएगा डिवाइडेड बाई RSH। तो एक तो आपको न्यूमेरिकल में ISH पूछता है तो यहां से आप ISH बहुत इजीली निकाल सकते हो। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो, यहां पर लगा लो KVL। जब आप यहां पर KVL लगाओगे तो क्या आएगा, EG माइनस IARA, राइट, EG माइनस IARA माइनस ISE
इंटू आर एसी इज इक्वल टू वी आएगा भाई। आई एसी और आर एसी भी तो है, लेकिन आई एसी और आई ए तो सेम है, तो आई एसी की जगह आई ए रख दूं तो ये आ जाएगा ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई ए इंटू आर एसी इज इक्वल टू वी। तो आपको क्या मिल जाएगा, ईजी माइनस आई ए, दिस विल बी आर ए plus RSE is equal to V. So this will be my equation. So this is how you can classify a DC generator. इससे ज्यादा DC जनरेटर में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी बच्चे को यह डाउट है कि सर कहानी तो बता दी, न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो मैं 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर डीसी मशीन खत्म होने के बाद आपको मिलेगा, जिसमें पूरे डीसी मशीन के वो न्यूमेरिकल होंगे जो सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो एक लेक्चर से आपका न्यूमेरिकल पार्ट सारा कवर हो जाएगा। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ डीसी जनरेटर आपका खत्म होता है। फाइन, नेक्स्ट क्लास में हम डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर द लेक्चर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप टेंस्ड हो अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए तो टेंस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल गेट द एंटायर कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री, सीधी साधारण भाषा में मिलेगा, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही, ये अज्यूम करके कि आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा है। बट यार इस लेक्चर को अगर तुम देख रहे हो और तुम ये वाली इक्वेशंस नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए शुरू से देखो प्लेलिस्ट को। सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है डीसी में, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको बताया गया होगा कि यूनिट 4 और यूनिट 5 कर लो तो पास हो जाओगे, है ना। बहुत से बच्चे हैं कि यूनिट 5 और 4 करके पास हो जाएंगे भाई, 2020 की 5 यूनिट हुई तो लास्ट के 40 में से 30 ले आएंगे। ठीक है, आप पास हो जाओगे, नो डाउट पास हो जाओगे, केवल 2 यूनिट यहीं देख लोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन तब पास होगे जब केवीएल केसीएल लगाना आता होगा। तो बेटा केवीएल केसीएल वाला लेक्चर जरूर देख लेना। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, कभी आपको इलेक्ट्रिकल यूज नहीं करना है, तो भी केवीएल केसीएल देख लो, उसके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और जैसे ही आपको केवीएल केसीएल समझ में आएगा, आपको बाकी पूरी इलेक्ट्रिकल आसान लगने लगेगी। ट्रस्ट मी, बहुत आसान भाषा में इलेक्ट्रिकल पढ़ाई गई है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले एक लेक्चर में विद डीसी मोटर। All the very best for your semester exams and take care.